हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। इसके पहले हमने बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत पढ़ा था और बेंथम ने अपना क्या क्या विचार दिया है, यानी एक राजनीतिक क्षेत्र में वह किस तरह से सुधार की बात करता है। तो आज हम बेंथम की उन्हीं उपयोगितावाद सिद्धांत की आलोचना के बारे में बताएंगे कि बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, यानी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात बेंथम करता है, तो उसकी किस तरह से आलोचना की जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में निम्न दोष बताए जा सकते हैं। सबसे पहला है, यह सिद्धांत सुखवाद के नैतिक और मनोविज्ञान आधारों पर टिका हुआ है, लेकिन इसे अच्छा नैतिक दर्शन नहीं माना जा सकता है। यह मानव का अवमूल्यन करता है और उसे चिंतन का जीव बनाने की जगह भावनाओं का जीव बना देता है। इसमें बेंथम जो है कि व्यक्ति को अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है, तो वह सिर्फ व्यक्ति के सुख की ही बात करता है, दुख से उसका कोई भी सरोकार नहीं रखता है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत है वह व्यक्ति को भावनाओं का जीव बना देता है। यदि मनुष्य कष्ट नहीं सहेगा तो वह कोई बड़ी सफलता कैसे प्राप्त करेगा। यानी वह कहता है कि व्यक्ति को सिर्फ सुख ही सुख की बात करनी चाहिए, वह दुख से कोई सरोकार नहीं रखना चाहता, जिससे यह कोई भी व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से बिना जूझे कैसे सफलता प्राप्त कर सके, इसका अनुभव तो उसे कभी पता चलेगा ही नहीं। इस तरह से बेंथम का जो ये सिद्धांत है एक तरह से गलत होता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं बेंथम क्या कहता है। बेंथम सुख दुख का मात्रात्मक अंतर बताता है। हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि किस तरह से बेंथम सुख दुख को नापने की बात करता है, उनकी गणना करने की बात करता है, उनकी गिनती कर सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अतः जो कार्य एक व्यक्ति को सुख देता है वह सभी व्यक्तियों को सुख देता है, ऐसा उसका मानना है, क्योंकि वह कहता है कि अगर एक कार्य एक व्यक्ति को सुख देता है तो वही कार्य सभी व्यक्तियों को सुख देने के लिए अग्रसर है। और इसी कारण बेंथम मानता है कि कविता पढ़ना उतना ही अच्छा है जितना एक पुष्पिन खेलना है। ये वहाँ का कोई खेल है जो बच्चे खेलते हैं, तो वह कहता है कि किसी पोएम को पढ़ना उतना ही अच्छा है जितना कि पुष्पिन खेलना है। मिल बेंथम की आलोचना करते हुए कहता है कि सुख और दुख में गुणात्मक अंतर भी होता है। चूँकि मनुष्य एक उत्तम जीव है, इसलिए बुद्धिमान का सुख मूर्खों के सुख से भिन्न होता है। वह कहना चाहता है कि जो बेंथम का ये मात्रात्मक सिद्धांत देता है, यानी कि वो उसे नापने की बात करता है, ऐसा सुख को संभव नहीं है कि आप सुख दुख की गणना कर सकें, क्योंकि सुख दुख का गुणात्मक अंतर होता है। गुणात्मक मीन्स किसी के सुख दुख को आप उसके भावनाओं से समझ सकते हैं, ना कि उसे गिन कर या उसकी काउंटिंग करके आप समझ सकते हैं। तो यह एक तरह से अपने आप में विवादास्पद है, क्योंकि सुख दुख का मात्रात्मक कोई भी गणना नहीं होता है। इसलिए मिल देखिए यहाँ पे कहता है, वह कहता है कि एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना बेहतर है। वह मानता है अगर व्यक्ति को सुखी होने के लिए कोई गलत रास्ते अपनाना है और वह उसे सुख देता है, तो वो कहता है वो उसके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पे मिल बेंथम की आलोचना करता है और कहता है कि इससे तो अच्छा है कि एक संतुष्ट शुकर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना बेहतर है, क्योंकि गलत रास्ते पे जाने से तो काफ़ी बेहतर है कि आप एक असंतुष्ट मानव ही बने रहिए। और आगे कहता है कि एक संतुष्ट मानव की अपेक्षा एक असंतुष्ट विद्वान होना बेहतर है, क्योंकि अगर आप एक संतुष्ट मानव होने के लिए बुरे से बुरे कार्य को करते हैं तो उससे अच्छा है कि आप एक असंतुष्ट यानी कि एक दुखी विद्वान होना ही बेहतर है। आगे देखते हैं कि बेंथम क्या कहता है। बेंथम की यदि सुख दुख का गणितीय मापन होता तो इन्हें बाहरी तत्वों में शामिल किया जाता। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं
कि जो सुख दुख की इसने गणना की है वह अगर बाहरी तत्व होता, चूँकि सुख दुख व्यक्ति की अंतरात्मा से जुड़ा होता है, तो वह एक आंतरिक तत्वों में शामिल होता है। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि जो सुख दुख का मापन मंथन करता है, अगर वह बाहरी तत्व होता तो उसकी हम गणना कर सकते हैं। चूँकि यह सुख दुख एक अंतरात्मा की आंतरिक तत्व है, अतः अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की गणितीय मापदंड तो संभव ही नहीं है। इसलिए हम मान सकते हैं कि किसी के अंतरात्मा किसको कितना पीड़ा है उसकी काउंटिंग तो हम कर नहीं सकते, किस व्यक्ति को कितना दुख दर्द है उसकी गणना हम नहीं कर सकते, बस उसकी भावनाओं को एक महसूस कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। बेंथम साधारण मानव की बात करता है जो केवल अपने भौतिक सुखों में लगा रहता है। इसलिए मैक्सी कहते हैं कि भेड़ियों के समाज में बेंथम का उपयोगितावाद भेड़िएपन को प्रोत्साहित करता है, किंतु संतों के समाज में यह संतपन को बढ़ावा देता है। बेंथम कहता है कि मानव को अपने भौतिक सुखों के लिए यानी भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हमेशा सुख के ही कार्य में लगा रहेगा तो वह अपने सुख को प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मैक्सी कहता है अगर कोई व्यक्ति सुख को प्राप्त करने के चक्कर में दुख की अवहेलना करने लगता है तो वहाँ पर जो है असंतोष फैलने लगेगा, क्योंकि अगर कहता है एक समाज में बुरे लोग हैं और वो सुख को प्राप्त करने के लिए बुरे कार्य करते जाएंगे तो वहाँ समाज अपने आप ही गंदा हो जाएगा। तो इस तरह से जो मैक्सी का कहना है, तो वो मैक्सी कहता है कि भेड़ियों के समाज में बेंथम का उपयोगितावाद भेड़िएपन को प्रोत्साहित करेगा, और जबकि संतों के समाज में या संतपन का यानी जिस समाज में ये रहेगा उसको उसी आधार पे सुख को प्राप्त करने की इच्छा जो रहेगी वह बढ़ती जाएगी, और उस समाज में अगर अच्छे व्यक्ति रहेंगे तो अच्छापन आएगा और बुरे व्यक्ति रहेंगे तो वहाँ पे बुराइयाँ दिन प्रतिदिन फैलती जाएगी। बेंथम लोकतंत्र को अच्छा शासन कहता है, जबकि बर्बर लोगों के लिए सत्तावादी निरंकुश राजतंत्र ही श्रेष्ठ शासन होता है। एग्जाम्पल में एशिया और अफ्रीका, चूँकि उस समय एशिया और अफ्रीका में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग जो कि सीधे साधे होते थे, वहाँ के लोग बर्बर झगड़ालू हुआ करते थे उस समय में। तो बेंथम जो देता है कि लोकतंत्र अच्छा है, जबकि उस समय राजतंत्र भी अच्छा होता है, क्योंकि निरंकुश राजतंत्र ही बर्बर लोगों को ठीक कर सकता है, उन्हें उचित मार्ग पर ला सकता है। तो यहाँ एक बेंथम का जो लोकतंत्र का विचार है कि राज्य में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, तो यहाँ पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जगह ये अपने आप में गलत है, क्योंकि कुछ जगहों पे अगर लोकतंत्र अच्छा है तो कुछ जगहों पर राजतंत्र यानी सर्वसत्तावादी निरंकुश राजतंत्र का होना भी श्रेष्ठ माना जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंथम का यह मानना है कि मनुष्य द्वारा कोई भी कार्य सुखों की प्राप्ति और सुखों को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जिसमें वे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। बेंथम प्रत्येक व्यक्ति के बजाय बहुसंख्यक वर्ग के आनंद पर बल देता है। यानी बेंथम यहाँ पर मानता है कि अगर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो अगर उसे सुख प्राप्त होता है तो वह अपने सुख प्राप्त करने के लिए उस कार्य को निरंतर कर सकता है, जिसमें वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की भी बात करता है। बेंथम चाहता है कि वह सिर्फ एक व्यक्ति की ही बात नहीं करता है, एलोन पर्सन की बात ना करके वह बहुसंख्यक वर्ग की बात करता है। वह कहता है कि बहुसंख्यक वर्ग के आनंद पर वह बल देता है, यानी कि वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है, वह इंडिविजुअल की बात नहीं करता है। तो यह भी एक उसकी बुराई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बहुसंख्यक वर्ग को बढ़ावा देता है और अल्पसंख्यक वर्ग को नज़रअंदाज कर करके उनकी अवहेलना करता है। यानी वह बहुसंख्यक वर्ग को बहुत सारे लोगों के सुखों की बात करता है, लेकिन सभी व्यक्ति के सुख दुख अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के सुख दुख के बारे में बात नहीं करता है, जो कि सिर्फ यह एक वर्ग यानी कि
एक व्यक्ति के लिए यह अवहेलना वाला सिद्धांत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सुख की यहाँ बात किया है। बेंथम कहता है प्रकृति ने मानव जाति को दो प्रभुत्वपूर्ण शक्तियों सुख और दुख के नियंत्रण में रखा है। वह कहता है ये प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक मानव को सुख और दुख ऐसे दो प्रभुसत्ताधारी शक्ति है जिसके अंडर में यह सभी व्यक्ति को रखता है, और व्यक्ति जो कुछ भी करता है या जो कुछ भी नहीं करता है वो सब कुछ ये सुख और दुख के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार मानव का अपना कोई स्वतंत्र विचार नहीं रह जाता है, क्योंकि मनुष्य केवल इन्हीं दो शक्तियों से संचालित होने लगता है। जो बेंथम के सुख और दुख है, इसके अलावा वह व्यक्ति की और भावनाओं को नहीं देखता है, उन सबको यह नज़रअंदाज करता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ और सुख और दुख से वह व्यक्ति के जीवन का संचालन करना चाहता है। जो कि व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं, उन सभी को ये यहाँ पे नज़रअंदाज करता है, यानी उनको ध्यान में नहीं रखता है। व्यक्ति सिर्फ सुख और दुख के नियंत्रण में ही रहता है, जीता है और इन्हीं के लिए कार्य करता है, जो कि यहाँ गलत है। व्यक्ति की इच्छाएँ हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की अभिलाषा, आकांक्षा, ये सारी चीज़ों को वो ध्यान नहीं देता है। आगे देखेंगे, बेंथम अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, दिन प्रतिदिन व्यक्ति अपने सुख रूपी कार्य करने लगता है। अधिकतम लोगों के जो अधिकतम सुख की बात है, उसमें कोई व्यक्ति रहेगा वह दिन प्रतिदिन अपने सुख के कार्य के लिए लगा रहेगा। एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब व्यक्ति अपने सुख साधने के लिए, यानी सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरों के हित की अवहेलना करने लगेगा, जिससे समाज में असंतोष फैल जाता है और राज्य में अराजकता आ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब बेंथम के ये अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, इसमें व्यक्ति सिर्फ और सुख और सुख को ही प्राप्त करना चाहता है, तो इस आधार पे वह कहता है व्यक्ति एक समय ऐसा आएगा कि उस सुख को पाने के लिए वह दूसरे व्यक्ति को भी कष्ट पहुंचाने लगेगा। सिर्फ अपने सुख के साधने में वह दिन प्रतिदिन लगा रहेगा, तो इससे राज्य में अराजकता आ जाएगी, लोगों के बीच असंतोष फैल जाएगा। अब हम देखेंगे, फिर भी लास्ट में हम देखते हैं कि बेंथम की किस तरह से प्रशंसा हुई है। फिर भी बेंथम की प्रशंसा में यह कहा जाता है कि उसने अपने उन अमूर्त अवधारणाओं का त्याग कर दिया जिनका मानव जीवन से कोई सरोकार नहीं है। उनकी जगह उसने ऐसे विचार दिए हैं जो साधारणतया व्यक्ति के जीवन से जुड़े हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बेंथम के जो सुधार संबंधी विचार थे वह किन किन क्षेत्रों में, वह प्राकृतिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, न्याय के क्षेत्र में, दंड के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में वह सुधार का जो सुझाव देता है। इस तरह से कह सकते हैं कि बेंथम ने जो जैसे प्राकृतिक अधिकार हो गए, दैवी शक्तियाँ हो गई, ये सारी अमूर्त चीज़ों का वह खंडन करता है और ये कहता है कि ये सारी चीज़ निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है, ये अमूर्त हैं। जैसे कि ईश्वर में आस्था रखना और प्राकृतिक अधिकार, इसने लॉक के भी जो 3 प्राकृतिक अधिकार हैं उसको भी यह कहता है कि यह गलत है और ये मानता ही नहीं है। और ये सारी जितनी अमूर्त अवधारणा जिसको देखा नहीं जा सकता, उन सभी अवधारणाओं को ये कहता है कि ये सारे गलत हैं। और यह अपना विचार देता है कि जो समाज में चल रहा है, क्या हो रहा है, वह व्यक्ति से जुड़े सभी चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है और उन्हें सुधार करने की बात करता है। इसलिए एक तरह से बेंथम अच्छे कार्य करता है। आइए हम कुछ परीक्षा संबंधित प्रश्न देखते हैं जो एग्ज़ाम में आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आज से मेरे सभी वीडियो के लास्ट में आपको एग्ज़ाम संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का लास्ट में आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना का खंडन किया है तथा प्राकृतिक अधिकारों को इसने बकवास कहा है। यानी कि बेंथम ने जो प्राकृतिक अधिकार, दैवी शक्तियां हैं और प्राकृतिक कानून है, इन सभी को वो
नहीं मानता और कहता है कि ये सारे प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं। सेबाइन ने इसे अमूलवादी दार्शनिक कहा क्योंकि उसने नैतिकता की मान्यताओं को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया है। जो उस समय नैतिकता थी ये उन सभी को नहीं मानता। वह कहता है कि जो ईश्वरीय दैवी शक्तियाँ होती हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो वह इन पर विश्वास नहीं करता है। सेबाइन ने बेंथम को दार्शनिक अमूल परिवर्तनवाद, दार्शनिक उग्रवाद यानी फिलोसफिकल रेडिकलिज्म का प्रणेता कहा है, क्योंकि इसका कारण यह है कि उस समय ब्रिटेन में प्रचलित तात्कालीन अमूर्त विचारों का यह खंडन व प्राकृतिक अधिकारों की जगह वैधानिक अधिकारों का, संस्थाओं का आमूल-चूल परिवर्तन का यह समर्थन करता है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बेंथम ने लॉ की पढ़ाई की हुई है और उसका क्या बोलते हैं लॉ में इंटरेस्ट है, तो वह अपने जितने भी सारे जिन चीज़ों पे वो सुधार करने की सबसे ज़्यादा बात करता है, तो वहाँ विधि से संबंधित, कानून से संबंधित विचारों पर वहाँ अपने सुझाव अत्यधिक देता है। तो यहाँ पे इसीलिए सेबाइन इसको कहता है कि इसने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है, यानी अमूर्त चीज़ों को ये नहीं मानता है। तो सेबाइन कहता है कि जो बेंथम है, बेंथम का जो विचार है वह दार्शनिक उग्रवाद है, दार्शनिक अमूल परिवर्तनवाद है। बेफर ने इसे अमूर्तवादी कहा है क्योंकि बेंथम ने इतिहास, संस्कृति, सामाजिक विकास सभी मान्यताओं को उपेक्षित करता है। यानी अभी हमने आपको बताया नैतिकता को, इतिहास को, संस्कृति को और सामाजिक विकास को सभी को यह नहीं मानता है, इसलिए बेफर इसे अमूर्तवादी कहता है। 5वें नंबर पे देखेंगे मैकफर्सन ने क्या कहा है। मैकफर्सन ने बेंथम के लोकतंत्र को लोकतंत्र का संरचनात्मक मॉडल कहा है। चूँकि बेंथम राज्यतंत्र का समर्थन नहीं करता है, वह लोकतंत्र का समर्थक है, इसलिए मैकफर्सन इसको कहता है कि यह लोकतंत्र का संरचनात्मक मॉडल है। कार्लाइल, छठा देखेंगे, कार्लाइल क्या कहते हैं। कार्लाइल ने बेंथम के दर्शन को सुअर का दर्शन कहा है, क्योंकि यह कहता है कि अगर एक समाज में जो मान्यता रहेगी व्यक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए उसी के पीछे चलता जाएगा, इसलिए यहाँ एक पिग फिलॉसफी का कार्य करता है। आगे देखेंगे 7वां पॉइंट, बेंथम गुप्त मतदान का समर्थक करता है, खुले मतदान का वहाँ विरोधी है। इसके पहले हमने जब सुधार के लिए इसने अपने विचार रखे हैं, उसमें भी हम राजनैतिक विचार में देखते हैं कि बेंथम गुप्त मतदान की बात करता है। यह कहता है कि गुप्त मतदान कराने चाहिए, खुले यानी डायरेक्टली मतदान नहीं होना चाहिए। और मैक्सी बताता है कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है भेड़िए समाज में भेड़िए तथा साधुता समाज में साधु को महत्व देता है। यानी आप अभी इसके पहले हमने जो आपको बताया है ये वही है कि एक लाइन में लगे हुए, यानी कि मतलब एक जैसे रास्ते पे चलते हुए, जहाँ पे अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छे कार्य को ही साधते रहेंगे, जहाँ पे बुरे लोग रहेंगे वह अपने बुरे कार्यों को साधते रहेंगे। तो इस तरह से मैक्सी जो बताता है, तो वह कहता है यहाँ भेड़िए समाज में भेड़िए तथा साधु के समाज में साधु को महत्व देता है, जबकि मेल प्रत्येक अवस्था में साधुपन को महत्व देता है। आगे हम मेल की चर्चा करेंगे, क्योंकि मेल ने ही बेंथम के जो ये उपयोगितावादी सिद्धांत है इसका इसने खंडन किया हुआ है। आगे देखें, यथार्थ में तथाकथित अधिकार और यथार्थ में तथाकथित कानून की सृष्टि होती है, ऐसा बेंथम मानता है। फिर लास्ट में देखेंगे कि बेंथम को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। तो यहाँ स्वहित यानी सेल्फ इंटरेस्ट, अहमवाद, इगोनिज्म और व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म है। यानी जो इसके उपयोगितावाद के विचार हैं वह सिर्फ अपने हितों की बात करता है, अपने लिए बात करता है, मैं की बात करता है। सिर्फ इंडिविजुअलिज्म हमने आपको बताया कि यहाँ सिर्फ अपने ही हित यानी अपने सुख के साधने की बात करता है। तो इस तरह से जो इसका विचार है यह स्वहित, अहमवाद और व्यक्तिवाद पर केंद्रित है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा
वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।